तो स्वागत है आप लोग का विकास भैया क्लासेस में। हम लोग पढ़ने वाले पॉलिटिकल साइंस मॉडल पेपर 1। तो गर्मी आ गई है तो आप लोग को थोड़ा सा नॉइज़ आ सकता है पंखा का वीडियो में, क्योंकि इसमें नॉइज़ कैंसलेशन का ऑप्शन नहीं है, तो आप लोग थोड़ा सा एडजस्ट करिएगा। चलिए हम लोग देखते हैं कि क्या क्या आएगा पॉलिटिकल साइंस में, कैसे कैसे आएगा। तो बड़ा दुख का बात है कि आप लोग को पढ़ना पड़ेगा पॉलिटिकल साइंस के लिए, क्योंकि ऑप्शन ज़्यादा नहीं, ऑप्शन दिया रहेगा इधर और ऑप्शन दिया रहेगा इधर। आपको याद एक नंबर के सवाल में एक सवाल इधर दिया हुआ है और एक सवाल इधर दिया है, आपको यही दोनों में से कोई एक लिखना है। हालांकि बहुत अच्छा होता है जबकि हम लोग को 5 ठो लिखना है ना, तो 7 ठो दे दे और उसमें से हम लोग कोई भी 5 को लिखे तो बड़ा अच्छा होता है। लेकिन यहाँ पर यही दोनों में से कोई एक का आंसर लिखना है, तो ये थोड़ा सा उत्तर এটা গন্ডগোল हो जाए। ঠিক আছে, তাহলে আমরা আসছি এখানে। দেখুন, कानून शब्द को परिभाषित कीजिए। कानून के 2 स्रोत बताइए। तो पूछ रहा है कि कानून की परिभाषा क्या है, कानून होता क्या है। तो देखो, कानून वे नियम और विनिमय होते हैं। कानून क्या है? नियम है, नियम और विनिमय है, ठीक, जो किसी समाज या देश में व्यवस्था बनाए रखने के लिए सरकार या किसी अधिकार प्राप्त निकाय द्वारा बनाए जाते हैं। जो किसके द्वारा बनाए जाते हैं? सरकार के द्वारा। तो हम लोग बोल सकते हैं कि कानून वे नियम है जो किसी समाज या देश में व्यवस्था बनाए रखने के लिए सरकार द्वारा बनाए जाते हैं। ठीक है, सरकार लोग व्यवस्था बनाने के लिए कुछ नियम बना दिया, कुछ बातों का गुच्छा बना दिया, उसी को क्या बोलते हैं हम लोग? कानून। ठीक, आगे देखते हैं। और लागू किए जाते हैं, यह व्यक्ति और समाज के आचरण को नियंत्रित करने के लिए आवश्यक होता है। कानून क्यों आवश्यक होता है? यह व्यक्ति और समाज का आचरण, व्यक्ति कैसे क्या करेगा, क्या नहीं करेगा, क्या करेगा, ये सब किस में दिया है? कानून में दिया हुआ है। ठीक है, आप आराम से क्लासरूम में बैठ के पढ़ सकते हैं, आप आराम से बैठ के क्लासरूम में एग्जाम दे सकते हैं। ये सब का एक ही कारण है, ये कानून। क्योंकि कानून बनाया गया है, आपको पता है कि आपके पीछे वाला पीठ में आपको खंजर नहीं मारेगा, आपके पीछे वाला जो बैठा है उसके पॉकेट में कोई चाकू वाकू नहीं है, और वो चाकू वाकू लाया भी होगा तो आपके पीठ में नहीं मारेगा। ठीक है, इतना भरोसा है। क्यों है? क्योंकि कानून है। अगर कानून हटा दिया जाए तो उसके बाद सबकी ज़िंदगी तबाह हो जाएगी। ठीक है, तो उस टाइम सिर्फ ताकतवर लोगों का ही बोलबाला होगा, कानून अगर हटा दिया जाए तो। अच्छा, यहाँ पे कानून के 2 स्रोत भी बताने हैं ना। अच्छा, कानून के 2 स्रोत यहाँ पर तो नहीं दिया हुआ है, हम आपको दूसरा वीडियो में बता देंगे। हालांकि टेलीग्राम में भेजा हुआ है, देखो। ताकि न्याय, निष्पक्षता और सुव्यवस्था बनी रहे, कानून सभी नागरिकों पर समान रूप से लागू होता है और इसका पालन करना अनिवार्य होता है। ये हो गया कानून का परिभाषा। और कानून के अगर 2 स्रोत बताने हो तो रीति रिवाज, धर्म, और हो जाएगा न्याय। ये तो रीति रिवाज और धर्म, जो रीति रिवाज हमारे समाज में चलते रहते हैं, सदियों से चलते रहते हैं, वही हमारे देश का एक तरह का कानून बन जाता है। ठीक है, तो और धर्म में जो बातें लिख दी जाती है वह भी हमारा क्या बन जाता है? कानून बन जाता है। ठीक है, तो रीति रिवाज, धर्म, और हो जाए कि जो न्यायालय जो भी फैसला लेती है वो भी कानून बन जाता है। तो बहुत सारी स्रोत है कानून का। ठीक है, तो उसमें से हम लोग को 2 यहाँ पे लिखना है और हम आंसर में 4-5 दे देंगे। मॉडल पेपर 2 में इसका आंसर बता देंगे। ठीक है, स्रोत, कानून के स्रोत। उसके बाद देखते हैं स्वतंत्रता को परिभाषित कीजिए। स्वतंत्रता क्या है? स्वतंत्रता को सुरक्षित रखने के 2 तरीकों का उल्लेख कीजिए। और जो स्वतंत्रता है क्या और स्वतंत्रता को कैसे बचाया जा सकता है। तो देखो, स्वतंत्रता क्या है? स्वतंत्रता का अर्थ है बिना किसी अनुचित प्रतिबंध के अपनी इच्छा अनुसार कार्य करने और अपने विचार व्यक्त करने का अधिकार। तो स्वतंत्रता का मतलब एक अधिकार दिया गया है आपको कि आप लोग अपनी इच्छा अनुसार कार्य कर सकते हैं और अपने विचारों को व्यक्त कर सकते हैं, और आप अपने विचारों को स्वतंत्र हैं कि आप कुछ भी सोच भी सकते हैं, तब तक जब तक कि किसी को परेशान नहीं किया जा रहा। तो स्वतंत्रता का अर्थ है बिना किसी अनुचित प्रतिबंध। अनुचित प्रतिबंध माने कि कोई ऐसा प्रतिबंध नहीं लगाया गया
कोई गलत प्रतिबंध आप पे नहीं लगाया गया कि आपको पढ़ने नहीं दिया जाएगा, सरकार आपको पढ़ने नहीं देगी, ये अनुचित प्रतिबंध है। ठीक, तो ऐसा तो प्रतिबंध नहीं है भारत देश में। तो अनुचित प्रतिबंध की अपने इच्छानुसार कार्य करने और अपने विचार को व्यक्त करने का अधिकार, यह व्यक्ति के विकास और समाज में न्यायपूर्ण व्यवस्था बनाए रखने के लिए आवश्यक होता है। तो यह व्यक्ति के विकास और समाज में न्यायपूर्ण व्यवस्था बनाए रखने के लिए आवश्यक है। स्वतंत्रता का मतलब अराजकता नहीं। देखो, स्वतंत्रता का मतलब अराजकता नहीं। अराजकता माने आप कुछ भी कर सकते हैं, ऐसा नहीं बात है। आपको स्वतंत्रता दी गई है। स्वतंत्रता का मतलब होता है कि आप अपनी मर्जी से कुछ भी करें, लेकिन आप अपनी मर्जी से सामने वाले, आपके सामने जो भी है, उसको एक थप्पड़ मार के बोली मेरा स्वतंत्रता है, तो ऐसा नहीं। आप कुछ भी नहीं कर सकते, ठीक है? बल्कि विवेकपूर्ण सीमाओं के भीतर व्यक्त की गई व्यक्ति की स्वतंत्रता सुनिश्चित करना। कुछ सीमाएं हैं, उनके अंदर आप कुछ भी कर सकते हैं। अगर उस सीमा से बाहर जा रहे हैं आप, तो आप पर लागू होगा थोड़ा, ठीक है, लात घूसा लागू होगा। क्लास में हम लोग अक्सर क्लास में कुछ लोग हैं स्वतंत्रता का ज़्यादा गलत फ़ायदा उठाते हैं, तो उनको अच्छा से धर के कूटा जाता है टीचर्स के द्वारा। तो स्वतंत्रता की परिभाषा ये रही, और इसको सुरक्षित रखने के दो तरीके। आपके स्वतंत्रता, मान लो कोई ऐसा प्रधानमंत्री आ गया, वो बोला कि आप लोग को हम जो बोलेंगे वही आप लोग को करेंगे, ठीक है, जैसा कि चाइना में होता है। उन लोगों को पहले से भाप लिया जाता है कि ये किस में अच्छा है, खेल में अच्छा है, पढ़ाई में अच्छा है। बचपन से उसको, अगर पढ़ाई में अच्छा है तो खाली पढ़ाई 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 करो, और खेल में अच्छा है तो खेल 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 करो। और ये वो क्या बनेगा बच्चा, ये सरकार डिसाइड करती है। तो भारत देश में ऐसा नहीं है। अगर ऐसा आगे चलकर कोई प्रधानमंत्री ऐसा नहीं कर पाए, इसीलिए क्या बना दिया है, कानून बना दिया गया है कि कोई प्रधानमंत्री इस कानून को चेंज नहीं कर सकता। जैसे कानूनी संरक्षण, संविधान और कानूनों के माध्यम से नागरिकों की स्वतंत्रता की रक्षा की जाती है, जिससे कोई भी अन्यायपूर्ण रूप से उनके अधिकारों को हनन नहीं कर सकता। आगे हम लोग देखेंगे हमारे क्या क्या अधिकार हैं, इसी में होना चाहिए, क्वेश्चन तो जरूर आता है मौलिक अधिकार पर। तो कानून संरक्षण, कि हम लोग जो अधिकार है उनको क्या कर दें, कानूनी रूप से संरक्षित कर दें, उनका कानून बना दें कि आपका अधिकार है, आपके पास बोलने की अभिव्यक्ति है, आप किसी के बारे में भी कुछ भी बोल सकते हैं। ऐसा नहीं है आप किसी के बारे में कुछ भी नहीं बोल सकते, लेकिन आप अपने विचार को प्रकट कर सकते हैं, ठीक है। आपको मोदी चाचा का काम अच्छा नहीं लग रहा, आप अपने विचार को रख सकते हैं। आपको मोदी चाचा का काम बहुत अच्छा लग रहा है, आप अपने विचार रख सकते हैं। यह आपके विचार है, ठीक है, आपको बोलने की स्वतंत्रता है, आप अपने विचार को रख सकते हैं, ठीक है। लोकतांत्रिक प्रणाली और स्वतंत्रता को सुरक्षा रखने का एक और जो अच्छा उपाय है लोकतांत्रिक प्रणाली, कि सरकार क्या रहे, लोकतांत्रिक रहे, कि लोग क्या करें, लोगों द्वारा मिलकर तंत्र चलाया जाए, लोग शासन में भागीदारी ले। तो एक उत्तरदायी और पारदर्शी सरकार स्वतंत्रता को बनाए रखने में मदद करती है, क्योंकि यह नागरिकों को शासन में भाग लेने और अपने विचार प्रकट करने का अधिकार देती है, ठीक है। तो लोकतांत्रिक प्रणाली। इसके बाद देखते हैं राष्ट्रीयता को परिभाषित कीजिए और उसके दो तत्वों का नाम बताइए। राष्ट्रीयता को परिभाषित कीजिए और इसके दो तत्वों का नाम बताइए। तो राष्ट्रीयता की परिभाषा हो जाएगा, राष्ट्रीयता एक आध्यात्मिक और सांस्कृतिक भावना है जो किसी समूह को एकता के सूत्र में बांधती है। राष्ट्रीयता क्या है, तो देखो, राष्ट्रीयता को परिभाषित कीजिए और इसके दो तत्वों का नाम बताइए। राष्ट्रीयता, आप राष्ट्र में दो चीजें शामिल करो ना, राष्ट्र और इता, राष्ट्रीयता, ठीक। राष्ट्रीय और ता, तो देखो राष्ट्र मतलब क्या हो गया, हम लोग का देश, और ता मतलब हो गया, जहां पर भी ता लग गया ना उसका मतलब भावना, ठीक है। एकता, एकता क्या हो गया, हम लोग का एकता का भावना, एक रहने की भावना, जहां पर भी ता लग गया मतलब भावना है। तो राष्ट्र के प्रति अच्छा भावना को क्या बोलेंगे, राष्ट्रीयता, ठीक है। तो राष्ट्रीयता का परिभाषा क्या हो जाएगा, राष्ट्रीयता एक आध्यात्मिक और सांस्कृतिक भावना है जो किसी समूह को एकता के सूत्र में बांधती है। यह समान भाषा, संस्कृत, परंपराओं, इतिहास और राष्ट्र आकांक्षाओं पर आधारित होती है। राष्ट्रीयता का संबंध किसी व्यक्ति और एक संप्रभु राज्य के बीच कानूनी और भावनात्मक जुड़ाव से होता है। तो राष्ट्रीयता का चीज है, राष्ट्रीयता एक आध्यात्मिक और सांस्कृतिक भावना है जो किसी समूह को एकता के सूत्र में बांधती है, ठीक है। जैसे भारत देश का, आप भारत देश के आदमी हो, तो आप बोलोगे ना कि हम भारत के लिए जान भी दे सकते हैं, या फिर नहीं भी दे सकते, ऐसा
आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आपके अंदर राष्ट्रीयता की भावना कितनी है। तो आप भारत देश के लिए जान भी दे सकते हैं, ऐसा कह सकते हैं। लेकिन कोई भारत में रहता है, लेकिन क्या वो ये बोल सकता है कि हम जर्मनी के लिए जान दे सकते हैं? जर्मनी दूसरा देश है। हम अमेरिका के लिए जान दे सकते हैं, रहता है भारत में, अमेरिका के लिए काहे ला जान देगा? हो सकता है कि वो भारत के लिए जान दे, ठीक है। तो उसके अंदर वो जहाँ पर रहता है उसी का क्या रहता है, उसके अंदर राष्ट्रीयता का भावना रहता है। तो राष्ट्रीयता का परिभावना जो किसी समूह को एकता के सूत्र में बांधती है। भारतवासी एक समूह है और इसको एकता के सूत्र में बांधती है कौन? राष्ट्रीयता। एक भावना है जो कि विकसित हुआ था 200-300 साल पहले। यह सम्मान, भाषा, संस्कृति, देखो राष्ट्रीयता के जो प्रमुख तत्व क्या क्या है। तो अगर राष्ट्रीयता सब में लाना है, पूरे भारत में एक जैसा राष्ट्रीयता लाना है, तो एक तो कम्युनिकेशन का जो माध्यम होना चाहिए वो एक ही होना चाहिए, समान भाषा होना चाहिए, ठीक है, जिससे कि सभी लोग एक दूसरे से बात कर पाए। समान भाषा और समान संस्कृति होना चाहिए। तो भारत जो देश है वो समान संस्कृति पे बना हुआ है, ठीक है। भाषा सब जगह समान नहीं है, लेकिन फिर भी क्या है, इन सब जगहों की संस्कृति समान है, इसलिए यहाँ पर राष्ट्रीयता की भावना हम लोग बोल सकते हैं। एक जैसी भाषा और सांस्कृतिक परंपराएं लोगों के बीच भावनात्मक एकता को बढ़ाती है। समान भौगोलिक क्षेत्र, एक ही क्षेत्र में रहने वाले लोगों में राष्ट्रीयता भावना मजबूत होती है। तो ये दो तत्व चाहिए अगर राष्ट्रीयता का भावना है, तो समान भाषा और संस्कृति चाहिए, और क्या चाहिए, एक ही भौगोलिक क्षेत्र होना चाहिए, ठीक है। तो हम जो एग्जाम्पल दिए कि भारत का आदमी बांग्लादेश के लिए जान तो नहीं देगा, बांग्लादेश का आदमी भारत के लिए जान तो नहीं देगा, ठीक है। तो एक भौगोलिक क्षेत्र होना चाहिए। राष्ट्रीय आत्मनिर्णय के बारे में आप क्या जानते हैं? तो राष्ट्रीय आत्मनिर्णय का अर्थ, देखो राष्ट्रीय आत्मनिर्णय क्या है इसको समझते हैं। देखो राष्ट्रीय आत्मनिर्णय का अर्थ है किसी राष्ट्र या समुदाय को यह अधिकार हो कि वह बिना किसी बाहरी हस्तक्षेप के अपनी राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक और सांस्कृतिक व्यवस्था एवं स्वयं निर्धारित कर सके। यह एक महत्वपूर्ण मानवाधिकार है जो लोगों को अपनी स्वतंत्र पहचान बनाए रखने और अपने सरकार चुनने का राष्ट्र का अधिकार देती है। तो राष्ट्रीय आत्मनिर्णय का मतलब राष्ट्र का वह क्षमता, जिसमें कि कोई भी देश का वह क्षमता है जो देश अपने बलबूते, अपने अनुसार क्या कर रहा हो, कोई भी निर्णय ले रहा हो, ठीक। जैसे कि आज से 200 साल पहले भारत देश क्या था, 200 क्या, आज से 100 साल पहले ही भारत देश गुलाम था अंग्रेजों का। तो भारत देश को कोई भी फैसला लेना है तो भारत नहीं लेता था, भारत के आदमी नहीं लेते थे, अंग्रेज लोग लेते थे। तो उस समय भारत के पास क्या था, राष्ट्रीय आत्मनिर्णय नहीं था। भारत अपने स्वयं द्वारा भारत के हित में निर्णय नहीं ले सकता था। लेकिन आज के समय में क्या है, राष्ट्रीय आत्मनिर्णय है, भारत जो चाहे वो निर्णय ले सकता है। किसी कोई दूसरा देश आके भारत को नहीं बताएगा कि आप ये कर दो, आप वो कर दो, आप ऐसा करो, वैसा करो। अमेरिका बहुत बार आता है कि ये करो, वह करो, ऐसा मत करो, वैसा मत करो, लेकिन भारत नहीं सुनता है, क्योंकि भारत के पास क्या है, आत्मनिर्णय करने की शक्ति है, क्षमता है, ठीक है। तो राष्ट्र आत्मनिर्णय के दो महत्वपूर्ण पहलू क्या है? राजनीतिक स्वतंत्रता, किसी राष्ट्र को अपने सरकार और प्रशासन प्रणाली को स्वयं तय करने का अधिकार होता है। और क्या है, सांस्कृतिक और सामाजिक स्वतंत्रता, लोग अपनी भाषा, परंपरा और सांस्कृतिक पहचान को सुरक्षित रखते हैं, अपने समाज का विकास करते हैं। तो भारत अगर अपने हिसाब से कोई भी डिसीजन ले रहा है तो उससे क्या बचेगा, उससे क्या सुरक्षित रह रहा है? तो भारत का भाषा, भारत का परंपरा, भारत का समाज, तो ये सब क्या है, भारत का सुरक्षित रहता है अगर भारत आत्मनिर्णय ले सकता है तो। आज ही कोई देश आके बोल दे कि आप अपने लोगों को अंग्रेजी सिखाइए, तुम सभी को अंग्रेजी सिखाइए, तो ऐसा भारत नहीं करेगा। अगर ऐसा कर रहा है भारत तो उसके पास क्या है, राष्ट्रीय आत्मनिर्णय लेने की क्षमता नहीं। देखते हैं अधिनायकवाद क्या है। अधिनायकवादी सरकार की दो विशेषताओं का उल्लेख करो तो इसको अंग्रेजी में कहा जाता है ऑथोरिटेरियन फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। अधिनायकवादी सरकार की दो विशेषताएं हैं, दो विशेषताओं का ही बोला है, तो दो विशेषताएं कौन कौन सा हो जाएगा? लोकतंत्र का विरोध, अधिनायकवादी लोग, ये लोग क्या करते हैं, अधिनायकवादी सरकार में जनता की राय और लोकतांत्रिक प्रक्रियाओं का सम्मान नहीं किया जाता है।
सत्ता केवल एक व्यक्ति या एक दल के हाथों में केंद्रित होती है और जनता के अधिकारों को सीमित कर दिया जाता है। इसे क्या बोलते हैं? अधिनायकवादी सरकार। तो अधिनायकवादी सरकार क्या करती है? जनता के हित, जनता क्या चाहती है उससे मतलब नहीं है। कोई एक आदमी है या फिर एक दल है, जैसे खाली एक दल का आदमी लोग क्या चाहते हैं वही, जैसे कि ये कहाँ पर है? ये चाइना में है, ठीक है। और ये लोग, एक और विशेषता क्या है? हिंसा और षड्यंत्र पर आधारित शासन होता है। इस प्रकार की सरकार अपनी सत्ता बनाए रखने के लिए हिंसा, डर और षड्यंत्र का सहारा लेती है। तो अभी बताए कि ये कहाँ है? ये अधिनायकवादी सरकार ये है आपका चाइना में। चाइना में एक घटना हुआ था। चाइना में एक बड़ा अमीर आदमी था जो कि alibaba.com चलाता था। alibaba.com, हाँ, तो वो बड़ा ही अमीर आदमी था। अब वो सरकार के खिलाफ में कुछ उल्टा फुल्टा बोल दिया। उसके 2 दिन बाद दिखाई दे रहे, मैंने ये पता चल रहा है कि वो जो alibaba.com का मालिक है, कुछ नाम था उसका, वो दिखाई नहीं दे रहा है, गायब। क्या पता सरकार उसको कहाँ छिपाई, गायब है, ठीक। तो उसके बाद मिला उला, उसके बाद से शांत हो गया, सरकार के बारे में कुछ नहीं बोला। तो लोग क्या करती है? हिंसा षड्यंत्र का सहारा लेती है लोगों को डराने के लिए, अपना वर्चस्व स्थापित रहे। विरोधियों को दबाने के लिए कठोर कानून लागू किए जाते हैं और जो सरकार के खिलाफ होते हैं उन्हें दंडित किया जाता है। तो ये सब अधिनायकवादी सरकार में देखा जाता है। आगे देखते हैं, लोकतंत्र और सर्वसत्तावादी सरकार के बीच अंतर बनाने वाली विशेषताओं को बताओ। अगर आपके मन में सवाल है कि भैया ये तो 2 ही मार्क्स का है, इतना बड़ा लिखने से चलेगा? ये तो इतना बड़ा लिखना पड़ेगा। ये वाला आंसर थोड़ा ज़्यादा बड़ा हो जा रहा है। पहले तो लिखना हो कि आत्मनिर्णय के बारे में से आप क्या समझते हो। अच्छा, ये 2 को महत्वपूर्ण पहलू तो पूछा ही नहीं है यहाँ पे, तो यहाँ पर खाली आप लोग पढ़ लीजिएगा राष्ट्र आत्मनिर्णय का अर्थ क्या है। महत्वपूर्ण पहलू नहीं पूछा है क्वेश्चन में, तो इसको हम लोग ब्लैक कर देते हैं, छोड़ो नहीं करते हैं। आगे देखते हैं, लोकतंत्र। अच्छा, थोड़ा जोश कम हो रहा है वरना आप लोग भाग जाएंगे। देखिए, तो लोकतंत्र और सर्वसत्तावादी सरकार के बीच अंतर बनाने वाली विशेषताओं का वर्णन करो। लोकतांत्रिक और सर्वसत्तावादी, तो सबसे पहले समझते हैं कि लोकतांत्रिक क्या होता है। जैसा कि भारत देश में है कि लोग क्या करते हैं? सरकार चुनते हैं। लोगों के ऊपर कौन राज करेगा वो लोग चुनते हैं, तो वो हो गया लोकतंत्र, ठीक है, लोगों द्वारा बनाया गया तंत्र। सर्वसत्तावादी सरकार क्या होता है? सर्वसत्तावादी अपने आप को सर्वशक्तिमान समझता है, ठीक है। तो इसका अंतर देखते हैं। शासन का अधिकार, लोकतंत्र में जनता की भागीदारी होती है शासन में, जहां वे अपने प्रतिनिधियों को चुनाव करते हैं। वही सर्वसत्तावादी शासन में सत्ता एक व्यक्ति या समूह के हाथ में केंद्रित होती है और जनता की कोई भूमिका नहीं होती है, ठीक है। तो शासन का आधार से ये हम लोग का डिफरेंस बनता है कि लोकतंत्र में जनता की भागीदारी होती है और वे अपने प्रतिनिधि का चुनाव करते हैं। सर्वसत्ता में क्या होता है? एक आदमी के हाथ में पूरी सत्ता होती है या फिर एक समूह के हाथ में पूरी सत्ता होती है और जनता की कोई भूमिका नहीं है, उसका बात नहीं सुना जाता है। नागरिक अधिकार, देखो, लोकतंत्र में नागरिकों का स्वतंत्रता, समानता और अभिव्यक्ति का अधिकार मिलता है, जबकि सर्वसत्तावादी शासन में इन पर प्रतिबंध लगाया जाता है और सरकार की आलोचना करने पर अपराध माना जाता है, जो कि हम लोग का किम जोंग नॉर्थ कोरिया में है। नॉर्थ कोरिया में आप अगर उनके बारे में, किम जोंग के बारे में उल्टा पुल्टा बोल दिए तो आप अगला दिन गायब है, आप मरे पूरे हैं, आपको फांसी का सजा है, आपको उड़ा दिया गया है गोली से, तोप में भर के उड़ा दिया गया है, ठीक है। तो ऐसा आपका न्यूज़ छपेगा। आप अगर उसका फोटो लगा के उसका पूजा नहीं कर रहे हैं, माला नहीं चढ़ा रहे हैं, आप उसको भगवान नहीं मान रहे हैं, तो आपको जेल हो जाएगा, आपको जिंदा रहने का अधिकार नहीं है। ऐसा कहाँ है? उत्तर कोरिया में किम जोंग, ठीक है। तो वहाँ पर नागरिकों का अधिकार नहीं है, वो लोग खुद से कुछ नहीं चुन सकते, उन सरकार बताएगी तुमको क्या करना है, सरकार के लिए काम करना है, ठीक, ऐसा वहाँ पर है। तो इसको कहा जाता है सर्वसत्तावादी शासन, ठीक है। आते हैं मौलिक अधिकार और राज्य के नीति निर्देशक तत्व के बीच 2 अंतर। तो आपको मौलिक अधिकार तो पता चल ही गया होगा। मौलिक अधिकार जो देश हम लोग को देती है कि ये आप लोग के अधिकार है, ठीक है, आप कोई भी काम कर सकते हैं, ठीक है, आपका अधिकार है, आप कोई भी काम कर सकते हैं, ठीक है, आपको आज़ादी दिया गया है, आप कुछ भी सोच सकते हैं, ठीक है, आप कुछ भी बोल सकते हैं। तो ये क्या है? आपका मौलिक अधिकार है।
मौलिक अधिकार पे भी आएंगे। तो राज्य के नीति निर्देशक तत्व, तो देखते हैं इन दोनों में क्या क्या अंतर है। देखो, वैधता, मौलिक अधिकार न्यायालय में लागू किए जा सकते हैं, ठीक, जबकि नीति निर्देशक तत्व न्यायालय में लागू नहीं किया जा सकता, वाद योग्य नहीं है। प्रभाव, हम लोग समझेंगे नीति निर्देशक तत्व क्या होता है। मौलिक अधिकार व्यक्ति को उसके अधिकारों की रक्षा देने के लिए होती है, जबकि नीति निर्देशक तत्व राज्य को समाज के कल्याण के लिए दिशा निर्देश देते हैं। आगे देखते हैं, सरल बहुमत प्रणाली के लाभों का उल्लेख कीजिए। तो सरल बहुमत प्रणाली क्या है? तो सरल बहुमत प्रणाली के लाभ, सरल बहुमत प्रणाली, देखो सरल बहुमत प्रणाली में क्या होता है कि लोग क्या करते हैं, वोट देते हैं, जिसको ज़्यादा वोट मिलेगा वो जीत जाएगा। यह है सरल बहुमत प्रणाली। तो देखो, सरल बहुमत प्रणाली का लाभों का उल्लेख कीजिए। तो एक तो सरल और त्वरित प्रक्रिया है, यह क्या है, आसान है, नाम ही में क्या है, सरल बहुमत प्रणाली, ये बहुत आसान है। और क्या, त्वरित प्रक्रिया, बहुत जल्दी हो जाता है। यह प्रणाली में अधिकतम मत प्राप्त करने वाला उम्मीदवार विजयी होता है, जिससे चुनाव प्रक्रिया सरल और शीघ्र पूरी हो जाती है। भाई एकदम आसान है, जिसको ज़्यादा वोट मिला वो जीत गया भाई। स्थिर सरकार, यह प्रणाली आमतौर पर एक दलीय सरकार को बढ़ावा देती है, जिससे शासन में स्थिरता बनी रहती है। तो अब इसमें क्या होता है कि जो दल जीत गया वही क्या करेगा, शासन करेगा, तब वो दल कोई भी फैसला ले सकता है और वो दल अच्छे से शासन कर सकता है। तो सरकार जो रहती है स्थिर रहती है, कोई सरकार को शासन करने में कुछ ज़्यादा दिक्कत नहीं आता है। चलो अब आते हैं लघुत्तरीय प्रश्न की ओर। लघुत्तरीय प्रश्न आपका रहेगा ये 3 या 4 मार्क्स का। अभी हम देख के बताते हैं कहाँ गया राजनीतिक विज्ञान का किताब। तो आप लोग का रहेगा ये 4 मार्क्स का रहेगा। हाँ, ये रहेगा आप लोग का 4 मार्क्स का, 3 ठो क्वेश्चन करना है। 2 मार्क्स के 5 क्वेश्चन करने हैं। उसी में जो एग्जाम्पल अदर दिया रहेगा और दिया रहेगा तो उसमें से और कर सकते हैं या फिर नहीं कर सकते, नहीं दिया रहेगा तो नहीं कर सकते। लघुत्तरीय प्रश्न में 4 मार्क्स का 3 प्रश्न करना है, ठीक है। इसमें भी एक जून का ऑप्शन नहीं दिया रहेगा, बाकी 2 का ऑप्शन दिया रहेगा। जैसे यहाँ पर देखो, राष्ट्रवाद पर टैगोर के विचार क्या है। तो राष्ट्रवाद हम लोग पर है कि राष्ट्र मेरा भारत महान, ठीक है, मेरा भारत देश सबसे अच्छा देश है, दुनिया का सबसे अच्छा देश क्या है, भारत देश है। अगर मैं ऐसी बातें कर रहा हूँ तो मेरे अंदर राष्ट्रवाद हावी है। क्या हावी है, राष्ट्रवाद, कि मेरे अंदर राष्ट्र माने वाद मतलब विचार हो क्या, ठीक है, कि मेरा देश महान, मेरा देश दुनिया में सबसे अच्छा है, ठीक है, सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा। तो ये होता है राष्ट्रवाद। और राष्ट्रवाद का भी बहुत लेवल होता है कि अगर हम बोल रहे हैं कि हमारा ही दुनिया, जैसे मुस्लिम लोग में हम लोग बढ़ने को पढ़े थे हिस्ट्री में, उसमें क्या लिखा था कि या तो मुस्लिम राष्ट्र होना चाहिए या तो राष्ट्र ही नहीं होना चाहिए, ठीक। तो ये है राष्ट्रवाद का चरम सीमा, कि हमारा ही जो राष्ट्र है, हमारा जो देश है वो सबसे महान है और दुनिया में कोई देश होना ही नहीं चाहिए, ठीक है। अगर ऐसा विचार है तो उसको बोलेंगे घोर राष्ट्रवाद, ठीक है, राष्ट्रवाद का चरम सीमा। तो राष्ट्रवाद पर टैगोर का विचार क्या है, तो देखते हैं। अब राष्ट्रवाद का घोर चरम सीमा को समझें, अब उसके बाद हम लोग थोड़ा टैगोर का विचार समझते हैं। देखो, रविन्द्रनाथ टैगोर राष्ट्रवाद के खिलाफ है, इसीलिए खिलाफ है, इन्होंने इसे मानवता के लिए हानिकारक माना। पढ़ेंगे हम, माने पहले इसको पढ़ लेते हैं फिर समझते हैं कि इन्होंने क्यों माना हानिकारक। उनके अनुसार राष्ट्रवादी पश्चिमी देशों की अवधारणा थी जो भारत के लिए उपयुक्त नहीं थी। टैगोर ने देखा कि राष्ट्रवाद से उपनिवेशवाद, साम्राज्यवाद और युद्ध भर है। उन्होंने इसे घृणा और हिंसा को बढ़ावा देने वाला माना। उनका मानना था कि भारत की समस्या राजनीतिक नहीं बल्कि सामाजिक है। उन्होंने कहा कि भारत में विविधता है, इसलिए यहाँ पश्चिमी शैली का राष्ट्रवाद संभव नहीं। उन्होंने मानवता को देशभक्ति से ऊपर रखा और राष्ट्रवाद की आलोचना की क्योंकि यह संकीर्ण और विभाजनकारी। तो देखो, राष्ट्रवाद पर टैगोर का विचार जो है वो क्या है, नेगेटिव है। इसी को एटीट्यूड बोलते हैं, ठीक है। किसी भी टॉपिक का ऊपर, किसी भी चीज़ का ऊपर आपका क्या है, परसेप्शन क्या है, इसको एटीट्यूड कहा जाता है। जैसे कि राष्ट्रवाद को लेकर इनका एटीट्यूड क्या है, नेगेटिव है, ठीक है। रविन्द्रनाथ टैगोर का नेगेटिव है, क्यों है, क्योंकि एक तो ये पश्चिम देशों की अवधारणा है। पश्चिम देशों की अवधारणा से क्या लेना देना,
पश्चिम का हो, कहीं का भी हो, राष्ट्रवाद को क्यों खराब बोल रहे हैं? क्योंकि राष्ट्रवाद आधारित है भाषा पर आधारित है। ठीक, अगर भारत देश का लोग है, हिंदी सब बोलता है, तो हिंदी का अलग राष्ट्र बन जाए तो ये क्या हो जाएगा? राष्ट्रवाद आधारित है भाषा पर, संस्कृति पर। हम लोग आगे पढ़े थे मैंने स्टार्टिंग में पढ़े राष्ट्रवाद का तत्व, तो ये सब इस पर आधारित है। लेकिन भारत में तो एक भाषा नहीं है, अनेकों भाषा है। एक संस्कृति नहीं है, बहुत सारी संस्कृतियां हैं। तो भारत पर क्या राष्ट्रवाद चल सकता है? मैंने अभी तो चल ही रहा है, लेकिन उस समय जब टैगोर थे उस टाइम तो नहीं था। तो उस टाइम टैगोर का मानना था कि भारत में राष्ट्रवाद नहीं चल सकता, क्योंकि भारत में एक नहीं बहुत सारी भाषाएं हैं, बहुत सारी संस्कृतियां हैं। ठीक है, और आगे देखते हैं। टैगोर ने देखा कि राष्ट्रवाद से उपनिवेशवाद, साम्राज्यवाद और युद्ध बढ़े। अगर आप कहते हैं कि मेरा देश सबसे महान है, उधर से बांग्लादेश बोलता है कि तुम्हारा देश नहीं, मेरा देश सबसे महान है। ठीक, जो कि हम लोग को गदर मूवी में देखने को मिला था कि सन्नी देओल को बोला गया कि बोल पाकिस्तान जिंदाबाद, तो सन्नी देओल बोला कोई बात नहीं भाई, पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान जिंदाबाद। हाँ, जिंदाबाद बोल दिया, मज़ा नहीं आया। अमरीशपुर बोला अब बोल पाकिस्तान, हिंदुस्तान मुर्दाबाद। ठीक, तो सन्नी देओल बोला हिंदुस्तान जिंदाबाद था, जिंदाबाद है और जिंदाबाद रहेगा। ठीक, तुम लोग का पाकिस्तान जिंदाबाद है या जिंदाबाद, तुम लोग का पाकिस्तान जिंदाबाद है, इससे हम लोग कोई मतलब नहीं है, लेकिन हम लोग का हिंदुस्तान जिंदाबाद था, जिंदाबाद है, जिंदाबाद रहेगा, इसके लिए कोई कंप्रोमाइज़ नहीं। ठीक है, तो इधर जो सनी देओल के अंदर जो राष्ट्रवाद है, इसको बोलते हैं अच्छा राष्ट्रवाद, कि अब हमारा देश महान है भाई, लेकिन दूसरों का देश भी तो है। कैसे दूसरा देश भी जिंदाबाद है, हमारा देश भी जिंदाबाद है, सारा देश जिंदाबाद है। ठीक, इसको बोलते हैं अच्छा राष्ट्रवाद। लेकिन आप हम पर हमला करोगे तो हम चुप नहीं बैठेंगे, तो वो अलग राष्ट्रवाद है। अब जो अमरीश पुरी जो विलन था गदर का, आप लोगों ने सीन जरूर देखा होगा, तो जो विलन था वो क्या बोल रहा है, मेरा देश पाकिस्तान जिंदाबाद है, हिंदुस्तान मुर्दाबाद है। अगर ऐसा राष्ट्रवाद है, इसको बोलते हैं राष्ट्रवाद का घोर माने चरम सीमा, कि मेरा ही देश क्या है सबसे बढ़िया है, आपका देश अच्छा नहीं है। तो इसको बोलेंगे क्या कि ये समस्या उत्पन्न कर देता है, ये लड़ाई लड़ा देता है कि मेरा देश अच्छा है, तुम्हारा देश अच्छा नहीं है, ले मार, झूठ मूठ का। ठीक है, राष्ट्रवाद के विचार पर झूठ मूठ का लाखों आदमी मर जाएगा। तो इसीलिए विरोध करते थे कौन, रविन्द्रनाथ टैगोर, कि यह इन्होंने इसे घृणा और हिंसा को बढ़ावा देने वाला माना। उनका मानना था कि भारत की समस्या राजनीतिक नहीं बल्कि सामाजिक है। उन्होंने कहा कि भारत में विविधता है, इसलिए यहाँ पश्चिमी शैली का राष्ट्रवाद संभव नहीं। उन्होंने मानवतावाद को देशभक्ति से ऊपर रखा। ठीक है, उन्होंने राष्ट्रवाद को नहीं, उन्होंने मानवता को ऊपर रखा, कि हम लोग सारा देश बढ़िया है, हम लोग को एक दूसरे की सहायता करनी चाहिए। अभी नहीं कि हम भारतवासी की मदद करेंगे, दूसरा देश का मदद नहीं करेंगे, ऐसा नहीं करना है। मानवता है, हम लोग मानव हैं और मानवता को प्रेफरेंस में रखना है। ठीक है, आगे देखते हैं। तो भारतीय संविधान में वर्णित समानता के अधिकार का वर्णन कीजिए। तो भारत संविधान में समानता के क्या क्या अधिकार दिए गए हैं उनको हम लोग जानते हैं। देखो भारतीय संविधान एक मोटा किताब है, वो किताब में सारा बात लिखा गया है कि कौन क्या क्या करेगा। ठीक, उसमें तो 14 नंबर जो बात लिखा है, 14 से 18 नंबर जो बात लिखा है, उसको अनुच्छेद कहा जाता है। उस किताब में 14 नंबर जो बात है, अनुच्छेद 14 से 18 में आपको समानता का अधिकार दिया गया है। समानता का अधिकार मतलब क्या भैया? समानता का मतलब कि आप सभी को समान नज़रों से देखा जाएगा। ठीक है, आपको स्कूल में सही बच्चों को खाना खिलाया जा रहा है, लेकिन कहा जाएगा कि आप सिंह जाति के हो, आपको खाना नहीं खिलाया जाएगा। काहे नहीं खिलाया जाएगा? तो आपकी जो जाति थी वो बहुत अत्याचार की है, या फिर मान लो अरे सिंह जाति अत्याचार नहीं किया, मैं इसी एग्जाम्पल दे रहा। ठीक है, तो आप ठाकुर जाति के हो। ठीक है, ठाकुर लोग बदमाश थे आज के इतिहास में पहले, इसलिए आपको क्या किया जाएगा, आपको खाना नहीं दिया जाएगा स्कूल में। तो ऐसा असमानता नहीं, समानता का अधिकार। वैसे क्यों ज़रूरी था ये वाला? तो आज भी गांव में देखा जाता है कि जो नीची जाति के लोग होते हैं
उनको अपने खटिया पर बैठने नहीं दिया जाता है। कई सारे लोग ऐसे भी मूर्ख हैं आज की दुनिया में कि वो लोग इनके घरों में जब जाते हैं तो उनके घर का पानी नहीं पीते हैं। ठीक है, वो कहते हैं कि इनके घर का पानी नहीं पिया जाता है, इनके घर का खाना भी नहीं खाया जाता है, क्योंकि ये निम्न जाति के है, छोटी जाति के हैं। तो बड़े ही मूर्ख प्रकृति के लोग हैं ये। आप लोग को भी अपने घर में सुनने को मिलता होगा। ठीक है, अगर आप लोग पंडित लोग हैं तो बात ही निराला है, उन लोगों के घर में ज़्यादा होता है। अभी बहुत सारे घरों में ठीक हो गया होगा, लेकिन आज भी है ही, ख़त्म तो नहीं हुआ है। ठीक है, तो इसलिए समानता का अधिकार देना बहुत ज़रूरी था, क्योंकि डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने बहुत भूमिका निभाई लिखने में। तो उन्होंने स्वतंत्रता का अधिकार दिया, समानता का अधिकार दिया, क्योंकि उन्होंने समानता को लेकर बहुत मुसीबत झेला। उनको स्कूल में पढ़ने नहीं दिया जाता था, बहुत मुश्किल से पूरा पीछे वाला सीट में बैठाया जाता था, उनसे उनके बगल में कोई बैठेगा नहीं, टीचर ठीक से बात नहीं करते थे, उनको समझाते नहीं थे, तो ये सब बहुत प्रॉब्लम था। समानता का अधिकार कितना से कितना तक दिया गया है? अनुच्छेद 14 से 18 तक दिया गया है। ठीक है, अब देखेंगे हम लोग 14, 15, 16, 17, 18 में लिखा क्या गया है, ये आपको याद रखना है। समानता का, स्वतंत्रता का, ये आपको याद रखना ही है। आपके मौलिक अधिकार भी आपको याद होने चाहिए। नहीं, ये यही तो आपका मौलिक अधिकार हो गया। ठीक है, ये आपका मौलिक अधिकार का पार्ट है, और इसमें क्या है, समानता का अधिकार दिया गया है। देखो, समानता का अधिकार क्या क्या दिया गया है? सभी नागरिकों को कानून के समक्ष समानता और समान संरक्षण प्रदान किया गया है। तो कानून क्या करेगी, पुलिस क्या करेगी, आप सभी को समान नजरों से संरक्षण करेगी, आपका बचाव करेगी। ठीक है, आपको कंप्लेन लिखेगी, आप पुलिस के सामने क्या है, समान है। ठीक है, अनुच्छेद 15 में देखो क्या लिखा गया है, धर्म, जाति, लिंग, जन्म स्थान या भाषा के आधार पर भेदभाव निषिद्ध है। अगर आप भेदभाव कर रहे हैं किसके नाम पर, धर्म के नाम पर, आप मुस्लिम हैं, आपको पढ़ाई लिखाई नहीं किया जाएगा, आपको मंदिर में जाने नहीं दिया जाएगा। ठीक है, ऐसा अगर कहा जाए तो ये गलत है। आप हिंदू हैं, आप मस्जिद में प्रवेश नहीं कर सकते, तो ये गलत है। धर्म के नाम पर हम किसी भी सार्वजनिक जगह पर निषेध नहीं लगा सकते हैं। ठीक है, धर्म, जाति, ठीक, लिंग, आप स्त्री हैं, आपको नौकरी करने का अधिकार नहीं है, ये कहना गलत है। आप स्त्री हैं, आप काम नहीं करेंगे, मैंने बाहर जाके काम नहीं करेंगे, ये गलत है। ठीक है, तो धर्म, जाति, लिंग, जन्म स्थान, आपने बिहार में जन्म लिया है, बिहार का आदमी बंगाल में आके एग्जाम नहीं दे सकता, तो ये क्या है, ऐसा नहीं हो सकता है। ठीक है, भारत में ऐसा नहीं हो सकता। भारत के कानून में लिखा गया है कि जन्म स्थान, धर्म, जाति, लिंग, जन्म स्थान या भाषा के आधार पर, आप बिहारी भाषा बोलते हैं, आपको नहीं दिया जाएगा, आपका नौकरी नहीं दिया जाएगा। तो इन सब के आधार पर भेदभाव निषिद्ध है। लेकिन क्या पूरी तरह से निषिद्ध है? तो बंगाल में पूरी तरह से निषिद्ध नहीं है। अब भाषा के आधार पर भेदभाव होता है। भारत के जो स्टेट लेवल के जो एग्ज़ाम होते हैं उसमें बंगाली बोलने वालों को ज़्यादा प्रेफरेंस दिया जाता है। तो कहे कि बंगाली लोग ही बंगाल को चलाए, ये थोड़ा चलो ये बात करते हैं इस पर। तो अनुच्छेद 15 में क्या है, धर्म, जाति, लिंग, जन्म स्थान या भाषा के आधार पर भेदभाव निषिद्ध है, कि आप लोग इन सब के नाम पर भेदभाव नहीं कर सकते हैं। अगर होता है आपके साथ भेदभाव तो आपको जाना है पुलिस के पास और आपको बोलना है कि हमको यहाँ पर नहीं आने दिया जा रहा है। ठीक है, धर्म जाति के नाम पर भेदभाव किया जा रहा है, ऐसा नहीं होना चाहिए। अनुच्छेद, ठीक है, अच्छा, लेकिन आप लोग ये नहीं बोल सकते हमको ये कॉलेज में एडमिशन नहीं हुआ। वो आपको नंबर के आधार पे आप लोग को डिस्क्रिमिनेट कर सकते हैं, क्या कि अगर नंबर ज़्यादा आया तो आपको इस कॉलेज में एडमिशन मिलेगा, नंबर कम आया तो इस कॉलेज में एडमिशन नहीं मिलेगा। उस टाइम आप लोग कुछ नहीं बोल सकते, क्या कि वो नंबर के आधार पर भेदभाव किया जा सकता है। ठीक है, तो आगे देखते हैं। अनुच्छेद 16, सरकारी नौकरियों में सभी नागरिकों को समान अवसर मिलेगा। ठीक है, सरकारी नौकरी में क्या होगा, सभी नागरिकों को समान अवसर मिलेगा, लेकिन SC ST को ज़्यादा प्रेफरेंस दिया जाता है, क्योंकि उनके लिए आरक्षित है कुछ सीटें। उसका एक अलग मामला है, उसको बाद में समझा जाएगा कभी, अगर आगे चलकर आता है वो विषय तो हम लोग समझेंगे। अनुच्छेद 17, तो देखो, अस्पृश्यता, छुआछूत को समाप्त कर इसे दंडनीय अपराध घोषित किया। ठीक है, अस्पृश्यता, तो अस्पृश्यता क्या है, छुआछूत। कि छुआछूत क्या है आप लोगों को पता ही है, कि जैसे टच हो गया तो आपको नहाना हो गई, अब हम मेरा धर्म नष्ट कर दिया,
तो पहले ऐसा होता था, ठीक है, आप लोग को पता है। छुआछूत को समाप्त कर इसे दंडनीय अपराध घोषित कर दिया गया। और अनुच्छेद 18 में क्या किया गया, सरकार को किसी भी प्रकार की उपाधि देने से रोकता है। सरकार को किसी भी प्रकार की उपाधि देने से रोकता है जिससे सामाजिक समानता बनी रहे। पहले के लोग क्या करते थे, उपाधि लेते थे, सर की उपाधि, ठीक है, कि सर आइजक न्यूटन, ठीक। उपाधि माने आपको ऐसे ही नहीं दिया जाएगा। बहादुर शाह जफर, तो उनके नाम के सामने क्या लग दिया, बहादुर। सरदार वल्लभ भाई पटेल, नाम के सामने क्या लग दिया, क्या लग गया, सरदार, ठीक है। तो ये सब जो उपाधि है आपके नाम के पहले आपको संबोधित किया जाएगा, तो ये सब लगना बंद हो गया। लेकिन बोला कि देखो सारा बंद नहीं होगा, अब पढ़ाई के अनुसार आपको उपाधि दिया जा सकता है, ठीक है। पढ़ाई के अनुसार आपको उपाधि दिया जा सकता है। जैसे कि आपने क्या किया, PhD की, तो आपके नाम के सामने लग जाएगा डॉक्टर। ये क्या है, एक तरह का उपाधि है। आपने इंजीनियरिंग की तो आपके नाम के सामने लग जाएगा इंजीनियर, ठीक है। जैसे मैंने इंजीनियरिंग नहीं किया, मैंने मान लो CA किया, तो आपके नाम के पहले लग जाएगा CA, ठीक है। तो CA क्या होता है आप लोगों को नहीं पता होगा, ये भी पता होगा। कलेक्टर, आप लोगों ने UPSC क्रैक किया तो जिला अधिकारी आपके नाम के सामने ये लग जाएगा, ठीक है। तो पढ़ाई के अनुसार या फिर रैंक के अनुसार, ये सेना में रैंक के अनुसार आपके नाम पे लग सकता है। पुलिस में अगर रैंक है बहुत बढ़िया तो SP विकास चौधरी, ठीक है। या फिर सेना में क्या होता है, तो सेना में होता है कमांडर विकास चौधरी। तो इन सब के आधार पे आपके नाम के सामने उपाधि लग सकता है, लेकिन ऐसे आप कोई भी उपाधि नहीं लगा सकते हैं, ठीक है। आगे देखते हैं। इसके साथ और है, भारतीय संविधान के अंतर्गत स्वतंत्रता के अधिकार का वर्णन कीजिए। तो भारतीय संविधान के अंतर्गत किसका ये वर्णन करना, स्वतंत्रता का अधिकार। तो सेम यहाँ पे क्या था, समानता का अधिकार था, यहाँ पे स्वतंत्रता का अधिकार। तो देखो स्वतंत्रता का अधिकार जो है अनुच्छेद 19 से 22 तक का है, ठीक है। 19 से 22 तक में क्या दिया गया है, स्वतंत्रता दिया गया है। तो यह नागरिकों को विभिन्न प्रकार की स्वतंत्रताएं प्रदान करता है जिससे वे अपने जीवन को स्वतंत्र रूप से जी सकें। देखो अनुच्छेद 16 में क्या बोलता है, 19 में क्या बोलता है, इसमें 6 स्वतंत्रताएं शामिल है। जैसे भाषण और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता। देखो अनुच्छेद 16 को जो है पूरे संविधान का रीढ़ का हड्डी कहा जाता है, ठीक है, क्योंकि ये बहुत महत्वपूर्ण है। तो यहाँ पर मेन स्वतंत्रता इसी में दिया गया है कि क्या है, भाषण और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता। आपको कुछ भी बोलने का अधिकार है, आप भाषण दे सकते हैं, आप अपने विचारों को प्रकट कर सकते हैं। शांतिपूर्ण सभा करने का स्वतंत्रता, अगर आपका बात सबको अच्छा लगा तो आप क्या कर सकते हैं, आप अपना सभा कर सकते हैं कि आओ भाई हम रोज इतना बजे यहाँ पे मैंने अपना भाषण देंगे, आप लोग आ जाओ, ठीक है। हम लोग सभा कर सकते हैं, ठीक है। जैसे कि सभा हम लोग देखते ही है कि माइक वाइक लगा दिया, उधर एगो आदमी बोलते रहता है और 2-4 गो आदमी इधर उबास सभा, तो शांतिपूर्ण सभा कर सकते हैं। आप लोग लड़ाई झगड़ा नहीं, शांतिपूर्ण सभा कर सकते हैं। आप लोग अपना संगठन बना सकते हैं, ठीक है, कि सभा में बहुत अच्छा लगा तो वो लोग बोले कि हम आपके साथ जुड़ना चाहते हैं, तो वो लोग आप लोग एक संगठन बना सकते हैं कि हाँ हम लोग का एक संगठन हो गया, ठीक है। देश भर में कहीं भी आने जाने की स्वतंत्रता है। अब आपको संगठन बना लिया, आपको दूसरा जगह जाना है, उस जगह जाना है, तो आप अपने देश में कहीं और जा सकते हैं, ठीक है। देश में कहीं भी आया जा सकते हैं, तो ये आपको स्वतंत्रता है। कहीं भी किसी भी स्थान पर आप निवास कर सकते हैं, भारत देश में आप लोग कहीं भी रह सकते हैं। आपको मन है बिहार में रहने का, आपको मन है पंजाब में रहने का, आप कहीं भी रख सकते हैं, आपको रोक टोक नहीं किया जाएगा, ठीक है। आप कहीं भी व्यापार कर सकते हैं, आप वहाँ पर रह रहे हैं तो आपको बिजनेस तो करिएगा ना, तो आप भारत देश में अगर भारत के नागरिक हैं तो कहीं भी व्यापार कर सकते हैं, ठीक है। और वहाँ पर अपना रोजगार की स्वतंत्रता रख सकते हैं। एक और था आपका संपत्ति, आप लोग वहाँ पे घर भी खरीद सकते हैं, ठीक है। अच्छा, निवास करने की स्वतंत्रता ही तो है, वहाँ पर आप लोग घर खरीद सकते हैं, वहाँ पर रह सकते हैं, वहाँ पर व्यापार कर सकते हैं। तो ये सब जो है 6 गो स्वतंत्रता किसमें दिया गया है, अनुच्छेद 16 में दिया गया है। तो उसके बाद देखते हैं अनुच्छेद 20 में क्या दिया है, अपराधों से संबंधित अधिकार देता है जिससे किसी व्यक्ति को एक ही अपराध के लिए 2 बार दंडित नहीं किया जा सकता है। अगर आपने किसी का मर्डर कर दिया, अगर उसके लिए आपको 7 साल का जेल मिल गया है तो आपको दोबारा उसी सजा के लिए जेल नहीं भेजा जाएगा, ठीक है। तो ऐसा होता है।
अपराधों से संबंधित अधिकार देता है, जिससे किसी व्यक्ति को एक ही अपराध के लिए 2 बार दंडित नहीं किया जा सकता। लेकिन हम लोग बहुत बार सुने हैं कि जेल तो जाना ही है, एक आदमी को टपका चुके हैं, दूसरा आदमी को भी टपका देते हैं, जेल तो 7 ही साल का होगा। नहीं जी, एक आदमी को मारे तो उसका सज़ा मिलता है 7 साल, 2 आदमी को मारे तो 7 साल 14 साल का जेल होगा आपको। ऐसा मत सोचिए कि एक को मारे 2 को मारे तो आपको 7 ही साल का जेल होगा। जितना आदमी को भी निपटा दे, ठीक है, एक बार में जितना को निपटाना निपटा दे। अब अगर आपको किसी को निपटाना ही है तो आप कब निपटाइएगा कि जब आपको सुसाइड करने का मन कर रहा है, ठीक है, तब आप लोग क्या कर सकते हैं कि जो आपको सबसे बुरा इंसान है, माने समाज के लिए बुरा इंसान है, ठीक है, गुंडा उंडा है, उसको मार के आप टपक जाइए। ऐसे भी तो आपको मरना है ही, सुसाइड करना ही है, और उसको मारिए, सुसाइड कर लीजिए। ऐसा हम नहीं कहते, ऐसा खान सर कहते हैं। हम सुसाइड के खिलाफ हैं, एकदम बिल्कुल नहीं करना, भूल से मत करना। उसके लिए अलग से वीडियो लाएंगे। अभी पर्सनालिटी डेवलपमेंट कोर्स पर काम नहीं कर पा रहे हैं हम, क्योंकि आप लोग का एग्ज़ाम है। पर्सनालिटी डेवलपमेंट कोर्स आएगा, अगर 1000 सब्सक्राइबर पूरा कर देते हैं आप लोग, तो उसमें मैं ऑनलाइन पर्सनालिटी डेवलपमेंट कोर्स और ऑनलाइन इंग्लिश स्पीकिंग कोर्स को लाऊंगा, जो कि एक स्टूडेंट के लिए मैंने सबसे बेस्ट जो कोर्स है यही दो है। इससे बढ़िया कोर्स और कुछ हो ही नहीं सकता। मैंने काम के लिए तो बहुत सारी कोर्सेज हैं, जैसे टैली का एक कोर्स हो गया कि वो करिएगा, आपको चले जाके आपको कंपनी में डाटा एंट्री का जॉब मिल जाएगा। कितना स्टार्टिंग में 7,000 8,000 देगा, बाद में 15,000 20,000। जब काम सीख जाइएगा अच्छा से तो पैसा बढ़ा देगा, 15-20,000 आप लोग आराम से कमा सकते हैं। टैली सीख जाइएगा तो वो तो हो गया कि बिजनेस रिलेटेड कोर्स। लेकिन ज़िंदगी को जीने के लिए जो सबसे अच्छा कोर्स है वो पर्सनालिटी डेवलपमेंट कोर्स। हालांकि ये सारा पर्सनालिटी डेवलपमेंट कोर्स वैसा नहीं है, हम डिज़ाइन करेंगे इस तरह से जिससे आप लोग को अच्छा लगेगा। तो चलिए आते हैं, ज़्यादा बकवास नहीं करते हैं, बहुत लंबा वीडियो हो गया है और हो ही जाएगा वीडियो, काहे कि इसको समझाना पड़ता है। देखो, अनुच्छेद 21 में दिया है, जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता का अधिकार देता है। जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता का अधिकार देता है, जिससे कोई व्यक्ति बिना कानूनी प्रक्रिया के अपने जीवन या स्वतंत्रता से वंचित नहीं किया जा सकता है। इसमें क्या आपको जीवन जीने का अधिकार है, कोई आपका जीवन नहीं छीन सकता है, आप खुद भी अपना जीवन नहीं छीन सकते। सुसाइड करना अपराध है, ठीक है, आप सुसाइड नहीं कर सकते। व्यक्तिगत स्वतंत्रता है कि आपको आपका जीवन कोई भी नहीं छीन सकता, ठीक है। अनुच्छेद 21। अनुच्छेद 22 में दिया है, गिरफ्तारी और हिरासत के दौरान नागरिकों को कानूनी सुरक्षा प्रदान करता है, ठीक है, कि आपको पुलिस कुछ नहीं करेगी। और अनुच्छेद 22 में क्या दिया गया है कि देखो, भारत की पुलिस, एक ऐसी मजाक चलता है कि भारत की पुलिस और अमेरिका की पुलिस, जापान की पुलिस, इन सबको काम दिया गया है कि भाई एक अपराधी को पकड़ना है, ऐसा फोटो दिया गया है, कौन इसको पकड़ सकता है, ठीक है। तो देखा गया, अमेरिका पूरा खोज लगा रहा है, नहीं मिल रहा है, और जापान पूरा खोज कर रहा है, नहीं मिल रहा है। लेकिन इंडिया का आदमी 7 दिन में ही खोज के निकाल दिया, इंडिया का पुलिस। तो हुआ क्या, अभी लोग जाकर पूछा कि भाई तेरे पास इतना टेक्नोलॉजी भी नहीं है और कुछ नहीं है, जापान के पास भी इतना टेक्नोलॉजी है, इतना सारा फौज है, जब और अमेरिका के पास भी इतना सारा पैसा है, फिर भी वो इस इंसान को नहीं खोज पाया, भारत का आदमी तुम कैसे खोज लिया? तो बोला बड़ा आसान था साहब, फोटो लिए, हम लोग निकल गए खोजने खातिर, ऐसा मिलता जुलता चेहरा खोजने लगे, कहाँ है कहाँ है कहाँ है। अब इस आदमी को नहीं खोज के ऐसा मिलता जुलता चेहरा कहाँ है, उस आदमी को खोज रहा है पुलिस। अब उस आदमी को पकड़ के अब उसको बड़ी मार मार रहा है, बड़ी कूट रहा है, बता बता, बोल तू ये है, बोल तू इसका यही है, तू डाकू है, बोल तू डाकू है, बोल तू यही डाकू है। अब वो आदमी को इतना मार रहा है, इतना टॉर्चर कर रहा है उसको, कि वो क्या बोल दिया कि उसको ऐसा लग रहा है कि भाई इतना मार खाने से अच्छा है कि हम जो नहीं है लेकिन फिर भी कबूल कर ले कि हाँ हम हैं, ठीक है। तो भारत का मैंने पुलिस लोग ऐसे ही क्या करता था, गवर्न हम लोग पढ़े ना, तो भारत का पुलिस लोग ऐसे ही क्या करता था, साबित करता था कि ये मुजरिम है, मार मार के साबित करेगा। ले अजीब बात है। तो ये क्या है, अनुच्छेद 22 में दिया गया है कि देखो, पुलिस की कस्टडी में आपने जो भी बयान दिया है वो वैध नहीं माना जाएगा। अगर आपने अपने खिलाफ कुछ बोला है, ठीक है, कि हाँ मैं ही डाकू हूँ, और वो पुलिस के बयान में बोला है कि पुलिस बोल रही है हाँ हाँ मेरे सामने बोला था यही डाकू है,
तो पुलिस का बयान कुछ फ़ायदा नहीं करता है। ठीक है, अगर आपने कोर्ट में जाके बोला तब आपका बात माना जाएगा, लेकिन पुलिस के पास बोला तो वो कुछ मायने नहीं रखता है। ठीक है, आप पुलिस के पास अपने खिलाफ गवाही नहीं दे सकते हैं। तो ये क्या है, भारत स्वतंत्रता दिया गया है कि पुलिस आपका मार पीट के आपको सच नहीं माने कुछ भी नहीं बुलवा ले। ठीक है, उसके बाद देखते हैं 8 नंबर, भारतीय चुनाव आयोग के संरचना का वर्णन कीजिए और इसके 2 कार्यों को बताइए। तो देखो भारतीय चुनाव आयोग कैसा है। ठीक है, तो भारत में जो इलेक्शन होता है वो कैसे होता है उसको देखते हैं। देखो भारतीय चुनाव आयोग एक संवैधानिक निकाय है। निकाय क्या होता है, निकाय मतलब होता है शरीर, एक संविधान द्वारा बनाया गया शरीर है भारतीय चुनाव आयोग। देखो शरीर जैसे स्कूल एक शरीर हो गया, उसमें देश एक शरीर हो गया। अब इसको कैसे समझाया जाए, कंपनी भी एक शरीर होता है। इन सबको एक इंसान के पर्सन की तरह देखा जाता है। कंपनी जो कि आपको पैसा कमा के दे रहा है लेकिन वो जिंदा नहीं है, तो उसको भी भारतीय चुनाव आयोग भी क्या है, एक तरह का संवैधानिक निकाय है। ठीक है, संवैधानिक निकाय मतलब एक बॉडी है, एक स्ट्रक्चरल बॉडी है जो कि जिंदा तो नहीं है लेकिन जिंदा की तरह, इंसान की तरह वो भी है, उसका भी बहुत सारा अंग है। तो ऐसा छोड़ो, आगे देखते हैं। जो अनुच्छेद 324 के तहत स्थापित किया गया है, यह किसके तहत स्थापित किया गया, 324 के तहत। इसमें एक मुख्य चुनाव आयुक्त और 2 अन्य चुनाव आयुक्त होते हैं जिनकी नियुक्ति राष्ट्रपति करता है। इनका कार्यकाल 6 वर्ष या 65 वर्ष की आयु तक होता है। तो जो इस चुनाव आयोग का नेता होता है वो या तो 6 साल तक काम कर सकता है, या तो अगर उसका 60 साल में ज्वाइन किया था और 65 साल हो गया है तो 65 साल से ज़्यादा नहीं हो सकता है। ठीक है, तो 65 साल तक या फिर 6 साल तक ही क्या कर सकता है, वो इसका भारतीय चुनाव आयोग में रह सकता है। उसके बाद देखते हैं स्वतंत्रता और निष्पक्ष चुनाव कराना। लोकसभा, राज्यसभा, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और विधानसभा को चुनाव कराना, ये सब क्या है, इसका कार्य है। और दूसरा काम क्या, आचार संहिता को लागू करना। चुनाव के दौरान आदर्श आचार संहिता लागू कर अनुचित गतिविधियों को रोकना। देखो क्या होता है कि जब इलेक्शन हो रहा है, इलेक्शन के दौरान प्रधानमंत्री नहीं है। ठीक है, प्रधानमंत्री को अपना पद से हटना पड़ता है जब इलेक्शन हो रहा है। उस समय किसी का शासन नहीं है, कोई भी शासन नहीं कर रहा है। तो उस समय क्या होगा, बहुत ही ज़्यादा चांस रहता है कि इस समय अराजकता बढ़ जाएगी, लड़ाई दंगा हो सकता है। तो उस समय क्या है, एक अलग तरह का नियम काम करता है जिसको आचार संहिता कहते हैं। उसमें सारा हाथ डीएम का हाथ में रहता है, माने सारा पावर डीएम का हाथ में, जो कलेक्टर लोग होता है वो लोग का हाथ में होता है। तो वो एक अलग प्रक्रिया है। तो ये क्या हो गया, चुनाव आयोग का काम है। ठीक है, स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव कराना काम है और आचार संहिता लागू करना, अच्छे तरीके से चुनाव करवाना इसका काम है। ठीक है, आगे देखते हैं। तो यहाँ पर हम लोग का ये जो 4 मार्क्स का 3 प्रश्न करना था ये हो गया है। आगे आते हैं और यहाँ पर 6 मार्क्स के 3 प्रश्न करने हैं। तो ये थोड़ा बड़ा लिखना है, बहुत ज़्यादा। ठीक है, तो आपका पॉलिटिकल साइंस का पेपर आसान नहीं जाने वाला है, या फिर आसान जा भी सकता है। देखो, समानता को परिभाषित कीजिए। इसमें ऐसा कुछ नहीं है कि जो आप नहीं समझ सकते हैं। जो फिलॉसफी था, फिलॉसफी को बहुत ज़्यादा समझना पड़ता था, वो आपको समझ में आएगा नहीं, वो आपके माथा के ऊपर से जाएगा, उसको बैठ के समझना पड़ेगा। लेकिन ये आपको समझ में आ जाएगा। तो फिलॉसफी का जो वीडियो हम नहीं बनाए, हमको ख़राब लगा वीडियो नहीं बना। ठीक है, आगे देखते हैं। समानता को परिभाषित कीजिए और समानता के विभिन्न प्रकारों का वर्णन कीजिए। तो देखो समानता क्या है, समानता का अर्थ यह नहीं कि सभी को एक समान बना दिया जाए, बल्कि इसका मतलब यह है कि किसी को विशेष अधिकार न मिले और सभी को समान अवसर मिले। ठीक है, समानता का अर्थ क्या है कि समानता का मतलब कि किसी को विशेष अधिकार नहीं दिया जाए। आप अमीर है, आपको सरकार ज़्यादा मानेगी, आप गरीब है, आपको सरकार ज़्यादा मारेगी, ऐसा कोई नियम कानून नहीं होना चाहिए। समानता का मतलब है कि किसी को विशेष अधिकार न मिले, सभी को समान अवसर मिले। यह लोकतंत्र का एक महत्वपूर्ण सिद्धांत है जो व्यक्ति को स्वतंत्रता और न्याय के साथ आगे बढ़ने का अवसर देता है। समानता का प्रकार क्या क्या है, तो देखो समानता का प्रकार, प्राकृतिक समानता, सभी लोग जन्म से समान होते हैं और उनमें कोई प्राकृतिक भेदभाव नहीं होता है, तो ये होता है प्राकृतिक समानता। ठीक है, नागरिक समानता, सभी नागरिकों को समान अधिकार और स्वतंत्रता मिलनी चाहिए, इसको कहते हैं नागरिक समानता। राजनीतिक समानता, सभी को वोट डालने का अधिकार है, चुनाव लड़ने का समान अधिकार है। ठीक है, आर्थिक समानता, सभी को मूलभूत जरूरतें पूरी होनी चाहिए। ठीक है, सभी के पास अपना घर, खाने के लिए खाना,
कपड़ा, ये सब तो मूलभूत चीज़ें, ये सब तो होना ही चाहिए, ठीक है। तो आर्थिक समानता रहे जिससे कोई गरीबी के कारण पीछे ना रहे। लेकिन कानूनी समानता, सभी कानून की नज़र में समान होने चाहिए, किसी के साथ पक्षपात न हो। तो कानून समानता। और हो गया सामाजिक समानता, जाति, धर्म या लिंग के आधार पर किसी के साथ भेदभाव नहीं होना चाहिए, लेकिन होता है। नैतिक समानता, सभी संस्कृति और भाषाओं को समान अवसर मिलना चाहिए, ठीक है। अब देखते हैं शक्ति पृथक्करण सिद्धांत के पक्ष एवं विपक्ष में तर्क दीजिए। शक्ति पृथक्करण सिद्धांत क्या है और इसके पक्ष में और विपक्ष में प्रश्न, जो ये वाला जो प्रश्न है ये भी है, ये तो आएगा ही, ठीक है। 5 स्टार का क्वेश्चन है, शक्ति पृथक्करण सिद्धांत क्या है, या फिर शक्ति पृथक्करण सिद्धांत के पक्ष और विपक्ष में तर्क दीजिए। तो ये एकदम VVI है। तो देखो शक्ति पृथक्करण सिद्धांत के पक्ष और विपक्ष में तर्क देते हैं। और अगर आप लोगों को पता ही होगा शक्ति पृथक्करण सिद्धांत है क्या, तो थोड़ा सा बता देते हैं फिर से कि शक्ति पृथक्करण सिद्धांत क्या है। कि एक आदमी के हाथ में सारी शक्ति दे दी जाए तो वो आदमी कुछ भी कर सकता है भारत देश में। तो कोई भी देश क्या करता है, अपनी शक्ति को किसी एक ही आदमी के हाथ में नहीं दे सकता है। जैसे कि आज के डेट में हम भारत देश में सबसे शक्तिशाली आदमी कौन है, तो सबसे शक्तिशाली आदमी है नरेंद्र मोदी। लेकिन नरेंद्र मोदी कुछ भी नहीं कर सकते हैं, उनको भी कंट्रोल करने वाले आदमी लोग हैं। तो उसी को क्या किया गया है कि आप ये काम कीजिएगा, ये काम करेंगे, आप ये काम देखिएगा। शक्ति को बांट दिया गया है, एक ही आदमी निर्णय नहीं बना सकता, माने कोई भी कानून वानून नहीं बना सकता। कानून बनाने के लिए अलग है, कानून लागू करने के लिए अलग है, ठीक है। तो इसी को शक्ति पृथक्करण सिद्धांत कहते हैं। इसको बांटा गया है वही 3 गो में बांटा गया, न्यायपालिका, कार्यपालिका और विधायिका। ये तीनों में बांट दिया गया शक्ति पृथक्करण सिद्धांत। तो ये तीनों भी इम्पोर्टेंट है, ये जो क्वेश्चन बोले। न्यायपालिका क्या है और विधायिका क्या है और विधानमंडल क्या है ना, विधायक, कार्यपालिका, न्यायपालिका और भूल गया, अभी तो बोले थे। देखो तानाशाही से रक्षा। तो देखो क्या होता है, शक्तिकरण सिद्धांत के पक्ष में हम लोग तर्क देते हैं। तो पक्ष में क्या तर्क है, देखो यहाँ पे 6 मार्क्स का है, तो 3 गो पक्ष में और 3 गो विपक्ष में हम लोग बोलेंगे। देखो 3 गो पक्ष में क्या हो जाएगा, तानाशाही से रक्षा। शक्ति पृथक्करण से किसी एक व्यक्ति या संस्था के हाथ में असीमित शक्ति नहीं आती है, जिससे लोकतंत्र मजबूत होता है और नागरिक की स्वतंत्रता बनी रहती है, ठीक है। तो तानाशाही नहीं होता है अगर शक्ति पृथक्करण है, शक्ति को बांटा गया है तो एक ही हाथ में कुछ भी नहीं कर सकता, तानाशाही नहीं आ सकता। सरकार की कार्यक्षमता में वृद्धि होता है जब क्या करते हैं, कार्यपालिका, जब तीनों अंग कार्यपालिका, विधायिका, न्यायपालिका में स्वतंत्र रूप से काम करते हैं। काम को बांट दिया गया है, एक ही आदमी अगर सारा काम करने लगे, जैसे कि सारा काम करते हैं, नोट्स बनाना, वीडियो बनाना, वीडियो को एडिट करना, पढ़ना, अगर एक ही आदमी सारा काम करे तो इसमें बहुत थोड़ा दिक्कत आता है, बहुत टाइम लग जाता है। लेकिन यही हम बांट दें कि भाई देखो नोट्स तुम बनाओगे, तुम एडिट करोगे वीडियो, हम क्या करेंगे, हम वीडियो बना देंगे। ऐसे क्या होगा कि काम जल्दी जल्दी होगा, आसान होगा, ठीक है। हम वीडियो बनाते रहेंगे, उधर से वो नोट बना रहा है, नोट्स बना के हमको दिया, हम वीडियो बना दिए, फिर हम वीडियो बना के इसको दे दिए, तो एडिट कर दे, हम दूसरा वीडियो बना रहे हो, दूसरा नोट्स पे काम कर रहे हैं, तो ऐसे क्या होगा, काम जल्दी होगा, ठीक है। तो सरकार की कार्य क्षमता में क्या होती है, वृद्धि होती है। तो प्रशासनिक कार्य बेहतर होते हैं और फैसले अधिक प्रभावी होते हैं, ठीक है। तो आगे देखते हैं न्यायपालिका। और देखो कोई भी आदमी सोचे कि हम अकेले कुछ कर सकते हैं, तो ऐसा नहीं होता है। अकेले वो कुछ भी नहीं कर सकता, माने अगर बड़े लेवल पर लेके जाना है तो वो अकेले नहीं कर सकता, उसको टीम चाहिए, ठीक है। टीम जरूरी होता है, कुछ और लोग चाहिए। तो न्यायपालिका की निष्पक्षता, देखो न्यायपालिका की निष्पक्षता क्या है, जब न्यायपालिका स्वतंत्र होती है तो वह निष्पक्ष रूप से कानून लागू कर सकती है और राजनीतिक दबाव से बची रहती है, जिससे न्याय प्रणाली मजबूत होती है। तो न्यायपालिका की निष्पक्षता क्या होता है, जब न्यायपालिका स्वतंत्र होती है, जो निर्णय लेने, न्यायपालिका जो न्याय दे रही है अगर वो अलग से है तो उसके ऊपर कोई दबाव नहीं है। कोई मंत्री आके नहीं बोल सकता देखो ये मेरा आदमी है, इसको अच्छे से, इसको सजा मत देना, नहीं बोल सकती, क्योंकि न्यायपालिका स्वतंत्र है, वो किसी के अंडर में नहीं आता। लेकिन पुलिस क्या है, मंत्री लोग का अंडर में है, तो पुलिस भले ही पक्षपाती कर सकते हैं, लेकिन न्यायपालिका पक्षपात नहीं करेगी, ठीक है। विपक्ष में तर्क, लेकिन होता ही है ये सब, थ्योरी के लेवल पर ठीक है, लेकिन पक्षपात होता ही है, बड़े बड़े लेवल्स पे होता है। आगे देखते हैं विपक्ष में तर्क क्या है। तो शक्तियों का पूर्ण विभाजन असंभव।
सरकार के विभिन्न अंग एक दूसरे पर निर्भर होते हैं, इसलिए उनका पूर्ण रूप से अलग होना व्यवहारिक नहीं है। ठीक है, तो न्यायपालिका, कार्यपालिका और विधायिका ही क्या है, तीनों एक बंधे हुए एक दूसरे पर डिपेंड है, तीनों पूर्ण रूप से अलग नहीं है, ऐसा हो ही नहीं सकता है। लेकिन न्यायपालिका को ऐसा हो नहीं सकता, लेकिन न्यायपालिका थोड़ी अलग है। ठीक है, और देखो न्यायपालिका जैसी भी रहे, लेकिन प्रधानमंत्री मोदी अगर कुछ बोल दे तो वो तो हो ही जाएगा, तो पूर्ण रूप से स्वतंत्र नहीं, वही बोल रहे हैं कि क्या होता है, पूर्ण रूप से स्वतंत्र नहीं होता है। सरकारी कार्यों में बाधा, अगर देखो ये अलग काम कर रहा है, वो अलग काम कर रहा है, वो अलग काम कर रहा है, तो ये तीनों का क्या होगा, अलग अलग सोच होगा। अब अलग अलग सोच होगा तो विवाद होगा कि ये बोलेगा हम ये काम करेंगे, ये बोला नहीं ये नहीं कर सकते, आप कैसे कर सकते हैं, तो विवाद होगा। इससे क्या होगा, थोड़ा काम में देरी हो सकता है। अगर तीनों अंग पूरी तरह स्वतंत्र होंगे तो आपसी समन्वय की कमी के कारण प्रशासनिक कार्य धीमे हो सकता है और वाद विवाद बढ़ सकता है। ठीक है, इसके बाद देखो संघर्ष और अराजकता, यदि तीनों अंग केवल अपने अधिकार क्षेत्र तक सीमित हो रही हैं तो एक दूसरे की जिम्मेदारियां नहीं लेंगे, जिससे प्रशासन में टकराव और अराजकता बढ़ जाएगी। ये बोले हम तुम्हारा काम काय करेंगे, वो बोले हम तुम्हारा काम काय करेंगे। ठीक है, तो ऐसा होता है। निष्कर्ष में क्या है, शक्ति पृथक्करण का सिद्धांत लोकतंत्र की रक्षा के लिए महत्वपूर्ण है, लेकिन इसे पूरी तरह लागू करना व्यवहारिक नहीं है, इसलिए संतुलन बनाकर इसे लागू करना सबसे अच्छा उपाय है। अब देखो लास्ट क्वेश्चन है 10 नंबर, और 10 का और भी होना चाहिए ना, 10 11 भी है, 10 11 है, 11 का और है, बस इतना के बाद ख़त्म हो जाएगा। तो लगभग 1 घंटा 5-10 मिनट का वीडियो होगा। आप लोग इतना दूर तक तो नहीं आएंगे। ठीक है, तो कमेंट करके बताइएगा अगर आप लोग इतना दूर तक आए हैं। इतना दूर तक आना आसान बात नहीं है, वो भी फ़ोन लेके, फ़ोन से पढ़ाई करना, यूट्यूब में पढ़ाई करना, और वो भी इतना बोरिंग लेक्चर सुनना बड़ा मुश्किल काम है। बड़ा एकदम मन को काबू करना पड़ता है कि नहीं इंस्टाग्राम नहीं खोलना है। ठीक, देखो लोकतंत्र को परिभाषित कीजिए और बताओ आज क्यों ज़्यादातर सरकारें इसे स्वीकार की है। तो देखो लोकतंत्र क्या है, लोकतंत्र को समझते हैं। लोकतंत्र भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। लोकतंत्र की परिभाषा और इसकी स्वीकृति। लोकतंत्र की परिभाषा, लोकतंत्र एक ऐसी शासन प्रणाली है जिसमें सरकार जनता के द्वारा चुनी जाती है। ठीक, सरकार किसके द्वारा चुनी जाएगी, जनता के द्वारा, और जनता के लिए कार्य करती है। सरकार किसके लिए काम करती है, जनता के लिए काम करती है। अब्राहम लिंकन ने इसे परिभाषित किया, जनता का, जनता के द्वारा और जनता के लिए शासन। ठीक है, लोकतंत्र क्या है, लोकतंत्र जनता का, जनता के द्वारा, जनता के लिए शासन है। ठीक है, ये वाला कोट याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। किसका है, अब्राहम लिंकन का। लोकतंत्र को क्यों स्वीकार किया गया, तो देखो अधिकांश लोग को, अधिकांश देशों में लोकतंत्र को इसलिए अपनाया गया है क्योंकि जनता की भागीदारी इसमें होती है। इसमें हर नागरिक को सरकार चुनने का अधिकार मिलता है, तो सभी खुश होते हैं कि हाँ हम सरकार चुने, हम सरकार चुने हैं। ठीक है, तो बड़े खुश होते हैं। स्वतंत्रता और अधिकार, लोकतंत्र लोगों को समानता, स्वतंत्रता और न्याय की गारंटी देता है। इसलिए निष्पक्ष चुनाव, सरकारें चुनाव के माध्यम से बदलती है जिससे सत्ता का दुरुपयोग कम होता है। सामाजिक समानता, जाति, धर्म, भाषा के आधार पर भेदभाव नहीं किया जाता है इन सब में, इसीलिए लोकतंत्र अच्छा है। उत्तरदायित्व, उत्तरदायी शासन, सरकार को जनता के प्रति जवाबदेही बनाया जाता है कि अगर कुछ गलत हुआ है तो आप बताइए कैसे गलत हो गया, आपको हटा दिया जाएगा वरना। विकास और समृद्धि, लोकतांत्रिक देश अधिक स्थिर और विकसित होते हैं। और मानवाधिकार की रक्षा, तो नागरिकों को बोलने, सोचने और जीवन जीने का स्वतंत्रता मिली रहती है। तो ये सब क्या है, यही सब सुविधाओं के कारण। अगर आपका विशेषता भी पूछ देगा तो आप यही लिख सकते हैं, लोकतंत्र की विशेषताएं क्या है, जनता की भागीदारी, स्वतंत्रता और अधिकार, निष्पक्ष चुनाव, सामाजिक समानता, उत्तरदायित्व, शासन। तो ये सब क्या हो जाएगा, इसका विशेषता भी हो जाएगा। ठीक है, देखो महात्मा गांधी के सत्याग्रह के दार्शनिक विचारों का वर्णन कीजिए। तो देखो सत्याग्रह को समझते हैं। देखो वैसे तो अहिंसा का ही विचार इंपॉर्टेंट है महात्मा गांधी का, ये आएगा ही महात्मा गांधी का, सत्याग्रह या फिर अहिंसा या फिर एक और है विचार उनका। 3 विचार हम लोग किताब में दिया गया है, ये तीनों में से एक तो जरूर पूछेगा। यहाँ पर सत्याग्रह पूछा गया है। देखो महात्मा गांधी का जो सत्याग्रह का दार्शनिक विचार है पढ़ते हैं। महात्मा गांधी के अनुसार सत्याग्रह, देखो सत्याग्रह का मतलब क्या है, सत्य के प्रति आग्रह। ठीक है, सत्य के लिए लड़ाई करना। सत्याग्रह सत्य और अहिंसा पर आधारित एक नैतिक और आध्यात्मिक शक्ति है। तो सत्याग्रह क्या है, अहिंसा, अहिंसा माने हम किसी को मारेंगे नहीं। ठीक है, अहिंसा देखो 3 तरह से होता है।
अहिंसा का 3 तरह का है। अगर कोई टीचर आपको मार रहा है, आप किसी को मार रहे हैं, तो वो तो एक अहिंसा हुआ है। इसको बोलते हैं शारीरिक हिंसा, ठीक है। एक होता है कि हम सामने वाले को गाली दे रहे हैं, उल्टा-फुल्टा बोल रहे हैं, तू ऐसा, वैसा, ये, वो, सामने वाले को तो खराब तो लग ही रहा है, ठीक है, बोला ही होगा बहुत जन आपको उल्टा-फुल्टा। तो अगर आपको कोई वैसे उल्टा-फुल्टा बोल रहा है, तो ये क्या है? शारीरिक हिंसा है। मनमान से क्या बोलते हैं इसको, भाई बोली के लेवल पर जो हिंसा किया जा रहा है, बातचीत पे हिंसा किया जा रहा है। और एक है, आप किसी को सामने तो गाली नहीं दे रहे, लेकिन मन ही मन में गाली दे रहे, जैसे आपका बॉस, आपका टीचर, ठीक है, आपका टीचर आपको एक झापड़ लगा दिया बदमाशी की तो, लेकिन आप टीचर के सामने तो गाली नहीं दे सकते, लेकिन मन में तो गाली दे रहे हैं, ठीक है। तो ये क्या, ये हुआ है मानसिक हिंसा। तो हिंसा 3 तरह से होता है, शारीरिक और बोलने वाला और एक मानसिक हिंसा। तो ये तीनों तरह की हिंसा के खिलाफ है, तो उसी को अहिंसा कहा जाता है। यह अन्याय और अत्याचार के विरुद्ध लड़ने का एक शांतिपूर्ण तरीका है। ये अन्याय से लड़ने का एक तरीका है, ये एक शक्ति है। जो सत्याग्रह है, ये क्या है? शक्ति है, ठीक है। इससे हम लोग लड़ सकते हैं किसी से, जिससे किसी पर शारीरिक बल प्रयोग, जिसमें इसमें क्या होता है, किसी पर शारीरिक बल प्रयोग नहीं किए, लेकिन नैतिक और आत्मिक रूप से बदलने का प्रयास किया जाता है। बड़ा ही खतरनाक विचार है सत्याग्रह। थोड़ा समझते हैं अहिंसा सत्याग्रह को। देखो, सत्याग्रह को थोड़ा समझते हैं। आपको गांधी जी के पर्सपेक्टिव से समझते हैं। गांधी जी की थोड़ा कहानी सुनाते हैं फिर से। गांधी जी बचपन में बीड़ी फूकते थे, जब वो बहुत छोटे थे, ठीक है। पैसा नहीं रहता था उनके पास, तो क्या करते थे, जो चच्चा बच्चा बीड़ी फेंके ना, उसी को उठा के उसको जला के पीते थे। उसका दोस्त लोग मैंने छोड़ा, जैसा समाज रहता है, समाज में देख रहे हैं सब कोई बीड़ी पी रहा है, तो वो भी क्या किए, जैसा समाज होता है, लोग आज माने जो बच्चे होते हैं वो अगल बगल देख कर ही सीखते हैं। तो उनका समाज ऐसा था, तो वो भी स्टार्ट कर दिए। अब गांधी जी क्या, माने ये ज़्यादा दिन तक चला नहीं, 1-2 महीने बस, उसके बाद बोले कि बड़ा ख़राब है। उसके बाद से उन्होंने छुआ भी नहीं। उन्हें ये बात उन्होंने अपने आत्मजीवनी में कहा है, ठीक है। और उसके बाद उन्होंने, वो उनके घर में तो मांस मछली नहीं खाया जाता था, लेकिन वो बड़े कमज़ोर आदमी थे, बड़े पतले-दुबले, कोई ही मार के चला जाता था। तो उनको ये मन था कि वो भी हट्टा-कट्टा हो, लेकिन हट्टा-कट्टा होने के लिए क्या ज़रूरी था? उनका दोस्त लोगों ने बताया कि हट्टा-कट्टा होने के लिए तुमको जो ज़रूरी है वो है मांस खाना होगा। तो वो चुपके-चुपके मांस खाए, ठीक है। दोस्त लोगों के साथ मिलकर चुपके-चुपके मांस खाए, और ये सब गलतियाँ कर रहे थे, तो उनको एक बार मरने का ही मन किया था। वो चले गए थे, और जो धतूरा होता है, धतूरे का बीज काँटा वाला, वो उन्होंने सुना था कि धतूरा खाने से मर जाते हैं। वो और उनका दोस्त बोले चलो मरने जाते हैं। बड़े गंदा-गंदा काम किए, चलो मरने जाते हैं। फिर जब गए, बहुत सारा धतूरा तुर लिए, अब उसको मन ही नहीं कर रहा है। गांधी जी बोल रहे हैं, धतूरा खा रहे हैं, पहले तू खाना। गांधी जी का दोस्त बोला, पहले तू खा, उसके बाद हम खाते हैं। बोला नहीं, तू खा फिर हम खाते हैं, ठीक है। तो पहले तू खा, इसी करके दोनों फेंक दिए, कोई खाया नहीं। ये सब बात जब उनके पापा को पता चला, गांधी जी के पापा को जब ये सब बात पता चला, तो आपको क्या लगता है? गांधी जी के पापा ने गांधी जी को बड़ा मारा होगा कि मांस खा रहा है, धर्म नष्ट किया, बीड़ी पीता है। तो जब उनके पापा को पता चला कि ये सब काम कर रहे हैं, तो उनके पापा क्या हुआ, मैंने वो लिख कर दिए थे, वो खुद ही बता दिए थे, देखो पापा हम ये सब काम कर रहे हैं। तो वो सोचे कि बड़ा कुटाई होगा, बड़ा बेल्ट से मारेंगे, एकदम डंटा डंटा, बेत वेत कुछ वो मिल जाएगा। सब चीज़ हटा दिए थे पहले से ही, कि कुछ मारने वाला चीज़ नहीं ना है, बेल्ट वेल्ट सब लुका दिए थे। उसके बाद जाके दिए थे कि बड़ी मार खाने वाले हैं। अब जब उनका पावा पर है वो चिट्ठी, तो जैसे उनका पावा पर है, तो गांधी जी ने देखा, वो पढ़े, उनके पापा की आंख में आंसू आया, और वो चुपचाप बैठ के रोने लगे। गांधी जी से एक शब्द नहीं कहा, गांधी जी को उल्टा फुल्टा कुछ नहीं बोला, ना उनको मारा ना पीटा, और जाके गांधी जी के पापा सिर्फ रोने लगे, और कुछ नहीं। अब ये जो रो रहे हैं, गांधी जी के पापा जो रो रहे हैं, आपको क्या लगता है
कि गांधी जी के ऊपर क्या प्रभाव पड़ेगा। क्या गांधी जी इनका रोना देख के अब दूसरा बार कहीं भी ऐसा काम करेंगे? नहीं। लेकिन क्या अगर उनके पापा उनको मारते पीटते तो गांधी जी के मन में ये आता ना कि हमको मारे, हम तो अब तो जरूर पिएंगे, अब तो जरूर खाएंगे हम मांस मछली, काहे मार दिए, ऐसा भाव आता जब मारते तब। लेकिन जब इनके पिता रो रहे हैं और गांधी जी इनको रोते हुए देख रहे हैं तो इनके मन में आया कि बड़ा बड़ा गलत काम कर दिए, अब ऐसा जिंदगी में कभी नहीं होगा और जिंदगी में कभी ऐसा नहीं किया। तो तब उनको पता चला कि उनके पिता ने कौन सा हथियार इस्तेमाल किया, क्या किया। न उनको मारा न पीटा, लेकिन इतना बड़ा प्रभाव, इतना बड़ा चेंज उनके अंदर आ गया, गांधी जी के अंदर आ गया। ये जो शक्ति था ये था अहिंसा का। इसको मारो पीटो मत, मत मारो, समझ जाएगा, ठीक है। ये जो रास्ता है ये है अहिंसा का। तो गांधी जी का मानना था कि सत्य, आपकी मम्मी ने भी इस्तेमाल किया होगा। अगर आपने जो भी गलत काम किया तो आपकी मम्मी देखी और आपकी मम्मी आपके गलत काम को देखकर रोने लगी, और आपकी मम्मी आपकी गलत काम करने पर आपको मारती पीटती है तो आपकी मम्मी को पेरेंटिंग नहीं आता है, ठीक है। असली मम्मी वो है जो गलत काम करते हुए अपने बच्चे को देखे खुद रोने लगे। एकदम स्त्रियों के लिए एकदम रामबाण इलाज है, एकदम ब्रह्मास्त्र है। ये काम सीख लीजिए, गांधी जी एकदम बहुत अच्छा तरीका बताए गए हैं। अपने बच्चे को सुधारना कैसा है तो स्त्री के लिए ही काम का है, ठीक। आपको कुछ नहीं करना है, मारना ना पीटना है, आपको रोने लगना है। हर चीज़ पे नहीं रोने लगना है, कोई ज़्यादा बड़ा गलत काम करे उस पर रोने लगना है। ये नहीं कि हर बात पे तुम टीवी कहाँ देख रहे हैं, तुम टीवी देख रहे हैं हम रोने लगे, ये सब बात नहीं करना है। ये जो अहिंसा है, अहिंसा बहुत बड़ा शक्ति एक तरह का, ठीक है। हम लोग भी बचपन में यही अहिंसा का ही तरीका अपनाते थे। हम लोग तो बड़ों पर हिंसा नहीं कर सकते तो हम लोग रोने लगते थे, तो ये अहिंसा का शक्ति था। तो बहुत ज़्यादा बकवास हो गया, आगे देखते हैं। गांधी जी का मानना था कि सत्य और अहिंसा की सत्याग्रह की दो सबसे महत्वपूर्ण स्तंभ है। उनके अनुसार सत्य का अर्थ केवल सच बोलना नहीं बल्कि जीवन के हर क्षेत्र में ईमानदारी और न्याय को अपनाना है। अहिंसा का अर्थ सिर्फ हिंसा न करना नहीं बल्कि अपने विरोधी के प्रति प्रेम और सहानुभूति रखना भी है। गांधी जी का विश्वास था कि सत्याग्रह कमजोरों का हथियार नहीं बल्कि सबसे शक्तिशाली साधन है, जो न केवल राजनीतिक लड़ाई के लिए बल्कि सामाजिक और नैतिक सुधार के लिए भी प्रयोग किया जा सकता है। उन्होंने सत्याग्रह को आत्मबल कहा, जो व्यक्ति को नैतिक रूप से इतना मजबूत बना देता है कि वह बिना किसी भय के अन्याय का सामना कर सके। उनका मानना था कि सत्याग्रही को धैर्य, त्यागी और आत्म संयम रखना चाहिए। उसे विरोधी से घृणा नहीं करनी चाहिए बल्कि प्रेम पूर्वक उसका हृदय परिवर्तन करने का प्रयास करना चाहिए। गांधी जी ने यह भी कहा कि सत्याग्रह केवल व्यक्तिगत सुधार तक सीमित नहीं बल्कि यह समाज में समानता, न्याय और स्वतंत्रता स्थापित करने का एक प्रभावी तरीका भी है। गांधी जी के सत्याग्रह का दर्शन केवल भारत तक सीमित नहीं रहा बल्कि पूरी दुनिया में अहिंसा और शांतिपूर्ण संघर्ष के लिए प्रेरणा बना। इसका और देखते हैं, भारतीय स्वाधीनता संग्राम और भारत के विकास में नेताजी सुभाष चंद्र बोस के स्वतंत्रता और राष्ट्रवाद संबंधी धारणा का वर्णन करो। तो देखो, नेताजी सुभाष चंद्र बोस के को लेकर, स्वतंत्रता को लेकर क्या विचार था और राष्ट्रवाद को लेकर के क्या विचार था वो समझेंगे हम लोग। तो नेताजी सुभाष चंद्र बोस भी बड़े महान इंसान रहे हैं, तो देखते हैं। भारतीय स्वाधीनता संग्राम में भारत के विकास में नेताजी सुभाष चंद्र बोस के स्वतंत्र और राष्ट्रवादी संबंध विचारधारा। नेताजी सुभाष चंद्र बोस भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के एक महान नायक थे, जिनका राष्ट्रवाद और स्वतंत्रता को लेकर दृष्टिकोण बहुत ही स्पष्ट और क्रांतिकारी था। ये तो हम लोग इंट्रोडक्शन में मानते थे कि आज़ादी भीख में नहीं मिलती, उसे संघर्ष से प्राप्त करना पड़ता है। तो ये गांधी जी के रास्ते पर ठीक नहीं थे। देखिए बापूजी, हिंसा विंसा हमको ठीक, अहिंसा का रास्ता कैसे मान ले, इनको हिंसा ठीक लगता था। इसलिए उन्होंने ब्रिटिश हुकूमत के खिलाफ सीधा सैन्य संघर्ष करने का रास्ता अपनाया। स्वतंत्रता की धारणा इनकी क्या थी, तो सुभाष चंद्र बोस का मानना था कि भारत को पूर्ण स्वतंत्र चाहिए, न कि ब्रिटिश सरकार द्वारा दी गई कोई सशर्त आज़ादी, कि वो लोग कोई शर्त रख के आज़ादी दे, ऐसा नहीं आज़ादी। उन्होंने अहिंसा के माध्यम से स्वतंत्रता प्राप्त करने की गांधी जी की नीति को असहमति जताई, बोली कि और सशस्त्र संघर्ष की आवश्यकता बताई कि अगर अंग्रेज क्या है, लातों के भूत हैं, बातों से नहीं मानेंगे तो ये सब करना होगा। उनका नारा, तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा, मैंने तुम अपना जान दो हम तुमको आज़ादी देंगे, हर भारतीय के दिल में जोश भरने वाला था। राष्ट्रवाद की धारणा, राष्ट्रवाद को लेकर इनका क्या विचार था, तो नेताजी के राष्ट्रवाद की भावना बहुत प्रबल थी।
वे मानते थे कि देश के सभी धर्म, जाति और वर्ग के लोगों को मिलकर स्वतंत्रता संग्राम में योगदान देना चाहिए। उन्होंने आज़ाद हिंद फौज का गठन किया जिसमें हर वर्ग के लोग थे और इसे भारत की स्वतंत्रता के लिए समर्पित किया गया, और इसमें सिर्फ पुरुष ही नहीं, स्त्रियां भी शामिल थी। भारत के विकास में योगदान देखिए, तो नेताजी का सपना सिर्फ आज़ादी तक सीमित नहीं था, बल्कि वे भारत को एक सशक्त और आत्मनिर्भर भारत राष्ट्र बनाना चाहते थे। वे आर्थिक, सैन्य और राजनीतिक रूप से भारत को एक शक्तिशाली देश बनाने के पक्षधर में थे। हालांकि बहुत खराब घटना हुआ कि उनका जो प्लान था वो क्रैश हो गया। बड़ा ही दुखद घटना था। उनकी नीतियाँ और विचार आज भी राष्ट्रभक्ति और संघर्ष को प्रेरणा देते हैं। नेताजी का बलिदान भारतीय स्वतंत्रता संग्राम का एक स्वर्णिम अध्याय है जिसने भारत को आज़ादी की ओर अग्रसर किया। ठीक है, और इसी के साथ आपका मॉडल पेपर 1 खत्म होता है एकदम 1 घंटा 10 मिनट के साथ। तो बस अब रखते हैं, ज़्यादा बकवास नहीं। टाटा, बाय बाय।